Hello, dear students. Students, let's resume our class now. आप सभी को मालूम है कि हम पढ़ रहे थे सोमेटिक वेरिएशंस पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे आप सबको पता है? सोमेटिक वेरिएशंस यानी सोमेटिक सेल्स के अंदर जब कोई चेंजेस आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है जो कि नॉन इनहेरिटेबल होता है, यानी वो कभी भी कैरेक्टर में तब्दीली जो है एक पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता नहीं था। तो ऐसे टाइप ऑफ वेरिएशंस को, कैरेक्टर में चेंज को हम कहते थे सोमेटिक वेरिएशंस। तो हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे यानी कॉजेस थे सोमेटिक वेरिएशंस के, एनवायरमेंटल कॉजेस थे, यानी कुछ ऐसे कॉजेस थे जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी ऑर्गन्स को या तो यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, उस तरीके से भी कुछ चेंजेस आ जाते थे। तो एनवायरनमेंट वाला जो पोर्शन था हमने ख़त्म किया था। ठीक है, एनवायरनमेंट में कई सारी चीज़ें आ जाता था, लाइट आ जाता था, फूड आ जाता था, हैबिटेट यानी न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। ठीक है, ओके। हैबिटेट वाला शायद हमने नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा हैबिटेट पे आज मैं बात करूँगा इसी एनवायरनमेंट के अंदर, यानी क्या हैबिटेट की वजह से भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाते हैं या नहीं, और अगर चेंजेस आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं, तो क्या वो चेंजेस, वो कैरेक्टर में जो चेंजेस आना, क्या वो इनहेरिटेबल होता है, क्या वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती है या नहीं, वो हम देख रहे थे। ठीक है, अच्छा देखिए, एक साइंटिस्ट था, इसी हैबिटेट पे मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था स्टोकार्ड। उस साइंटिस्ट का नाम था स्टोकार्ड। स्टोकार्ड ने क्या किया, देखो, एक फिश ले लिया। स्टोकार्ड ने एक फिश ले लिया जिसका नाम था, उस फिश का नाम था फंड्यूलस। एक्चुअली दिस इज अ मरीन फिश, ज़्यादातर मरीन हैबिटेट में पाए जाने वाला फिश है। उस फिश का नाम था फंड्यूलस। क्या था? फंड्यूलस। उन्होंने क्या किया, फंड्यूलस के जो एग्स हैं, यानी ये जो फंड्यूलस फिश है उनके जो एग्स हैं, उन एग्स को रखा उन्होंने किस में, एक ऐसे सी वाटर में जिसमें उन्होंने एक केमिकल इस्तेमाल किया, या केमिकल डाला जिसका नाम था मैग्नीशियम क्लोराइड। इस फंड्यूलस फिश को क्या किया उन्होंने, फंड्यूलस जो फिश था, उस फंड्यूलस फिश को उन्होंने रखा सी वाटर में विथ MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। मीडियम अब क्या बना उनका, मीडियम उनका बना, हैबिटेट का मतलब होता है मीडियम, जिस मीडियम में वो रहते हैं। ठीक है, हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं, तो मीडियम या हैबिटेट उनका क्या बना, सी वाटर विथ मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड लगा हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद वो जो एक्स फंड्यूलस के एक्स जो इसके अंदर रखा हुआ था, वो एक्स जाहिर से बात है थोड़ी दिनों के बाद क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैच हो जाएगा। तो उन्होंने देखा उन एक्स में से फंड्यूलस फिश के जो एक्स सी वाटर जिसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड रखा हुआ था, उसके अंदर जो एक्स रखा हुआ था फंड्यूलस के, उन एक्स के हैच होने के बाद एक अजीब सा चीज देखा, एक पिक्यूलियर, एक अजीब सा चीज देखा उन्होंने। क्या देखा कि जो फिशेस, जो फंड्यूलस के जो छोटे बच्चे, जो छोटे फिशेस उस एग से हेज होकर निकल रहे थे, उनके दोनों साइड में लेटरल आईज के बजाय मीडियन यानी सेंटर वाले पोजीशन पे सिर्फ एक ही आई प्रेजेंट था। ये समझ में आ रहे हैं? नॉर्मली जब नॉर्मल सी वाटर के अंदर जब एग हैज होता है तो लेटरल आइज होते हैं, यानी दोनों साइड में आइज, यहाँ भी इस तरीके से लेटरल आइज, जिनको हम कहते हैं क्या, लेटरल आइज। नॉर्मल सी वाटर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने उस फिश को नॉर्मल सी वाटर में नहीं बल्कि मैग्नीशियम क्लोराइड वाले मीडियम में, हैबिटेट में रखा, वाटर में रखा,
तब लेटरल आई नहीं बल्कि एक सिंगल मीडियन आई, सिंगल मीडियन आई। क्या था? सिंगल मीडियन आई। तो क्या था बेटा? सिंगल मीडियन आई, यानी उस न्यूली हैच्ड फिश, उस एक्स यानी हैच होने वाला जो फिश था, फिश के जो छोटे बच्चे थे, उनके पास दो साइड में दो आइस के बजाय, जो कि पेरेंट्स में प्रेजेंट था, जो कि नॉर्मल वाटर, सी वाटर में पला बड़ा था, उन छोटे बच्चों के अंदर दो लेटरल आइस नहीं थे बल्कि एक सिंगल आई प्रेजेंट था मीडियन वाले पोर्शन में। मीडियन वाले पोर्शन में मीन सेंटर वाले पोर्शन में सिंगल मीडियन आई उनके अंदर देखा गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहां पे? जाहिर सी बात है, आप थोड़ा समझ लीजिए। मीडियम जो था वो मैग्नीशियम क्लोराइड वाला मीडियम था। फिर बाद में देखा गया मैग्नीशियम क्लोराइड में हैच होकर उनके जो फिश जो हैच हो गया, उन हैच्ड जो फिशेस थे उनके अंदर क्या था? मीडियन सिंगल आई, मीडियन आई, सिंगल मीडियन आई, एक ही आई था। लेकिन बाद में इन सिंगल मीडियन आई वाले जो यानी फिशेस थे जो नए पैदा हो गए थे, जब ये बड़े हो गए और बड़े होने पर नॉर्मल फ्रेश वाटर के अंदर जब उनको रखा गया, या उनके एग्स को नॉर्मल फ्रेश वाटर के यानी सिंगल मीडियन आई वाले फिशेस के, सिंगल मीडियन आई वाले फिशेस के एग्स को जब नॉर्मल वाटर, नॉर्मल सी वाटर में, नॉर्मल सी वाटर में जब रखा, तब क्या हुआ? नॉर्मल सी वाटर में रखने पर फिर से जो नया जो फिशेस, जो फंड्यूलस के बच्चे पैदा होने लगे, उनमें क्या प्रेजेंट था? नॉर्मल वाटर में रखने की वजह से लेटरल आइस, टू लेटरल आइस, यानी दो लेटरल आइस उनके अंदर जो नॉर्मल फिशेस में होते हैं वैसे ही डेवलप होने लगे। इसका मतलब देखो हो क्या रहा है, ये जो, अगर ये सोमेटिक चेंजेस है ना, क्योंकि आइस के जो सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स हैं, तो इन सेल्स के अंदर जब भी चेंजेस, कैरेक्टर में चेंजेस आ जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सोमेटिक चेंजेस। तो जब इनके अंदर ये जो सोमेटिक चेंजेस आ गए, अगर सोमेटिक वेरिएशन इनहेरिटेबल होता, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता, तो जाहिर सी बात है कि आपका फिशेस को आपने जिस मीडियम में भी रखता, मीडियन आई वाले यानी सिंगल आई वाले फिशेस से सिंगल आई वाले फिशेस ही पैदा होते। ये समझ में आ रहा है? अगर ट्रांसफर हो जाता सोमेटिक वेरिएशन, सोमेटिक चेंजेस या सोमेटिक कैरेक्टर्स, अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में चेंजेस होता, यानी क्या कहते हैं, ट्रांसफर होता, तो वो हर वक्त क्या हो जाता? वो हर वक्त यानी ट्रांसफरेबल अगर होता, तो पेरेंट्स में जो कैरेक्टर्स था सिंगल मीडियन आई वाला, तो उसके बच्चे में भी आता। लेकिन वो डिपेंड करता है किस पे? हैबिटेट पे। अगर आपने सिंगल मीडियन आई वाले फिशेस के उन एग्स को दोबारा से मैग्नीशियम क्लोराइड में रख लिया होता, तो जाहिर सी बात है वो दोबारा से क्या हो जाता? सिंगल मीडियन आई वाले फिशेस ही पैदा हो जाते। लेकिन यहाँ पे मीडियम, क्योंकि नॉर्मल सी वाटर था, उसकी वजह से जो नए बच्चे जो पैदा हो गए सिंगल मीडियन आई वाले पेरेंट्स से, वो सिंगल मीडियन आई वाले बच्चे नहीं थे बल्कि क्या थे? टू लेटरल आइज वाले बच्चे पैदा हो गए। तो इसका मतलब ये कभी भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में अंदर सोमेटिक जो चेंजेस होते हैं, सोमेटिक कैरेक्टर से, वो ट्रांसफर नहीं होता है। बट अगर ट्रांसफर हो भी गया, ये जो चेंजेस जो आते हैं, वो चेंजेस डिपेंडेबल होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। किस पे? एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। ये चीज हो गया। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो था, सेकंड जो था, वो क्या था बेटा? वो सबको पता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ये आप सबको जानना चाहिए। देखो नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है कि कुछ ऐसे सोमेटिक चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे जो
इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने ऑर्गन्स को इस्तेमाल करेंगे या ना करेंगे, उस पे भी ये सोमेटिक चेंजेस जो है वो डिपेंड करता है, बहुत सारे। ठीक है, मींस देखो, कोई कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी ऑर्गन को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो उतना ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसी ऑर्गन को ही अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा यानी फंक्शनल नहीं होते। वो यानी फंक्शनल का मतलब हो गया या वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं होते। फॉर एग्जांपल, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप अक्सर राइट हैंड से अगर लिखते हो, राइट हैंड से अगर आप लिखते हो, तो राइट हैंड से लिखने की वजह से, तो कंटिन्यूसली राइट हैंड की वजह से, राइट हैंड्स के साथ लिखने की वजह से क्या हो जाता है, अगर आप एक टाइम पे अपने लेफ्ट हैंड से लिखना अगर शुरू कर दें तो आप सही से नहीं लिख पाते हैं। या आप जब काम करते हैं तो ज्यादातर आप अपना राइट हैंड आप क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। उसकी वजह से राइट हैंड पे थोड़ा जो बहुत ज़्यादा वज़नदार चीज़ें जो है वो आप उठा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड को आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं काम के समय, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी वाली चीज़ें नहीं उठा सकते। तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा यानी अपने राइट हैंड को यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वाई उसके मसल्स स्ट्रांग हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा काम कर पाता है। लेकिन लेफ्ट हैंड को आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड जो है वो, लेफ्ट हैंड को आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको आप डिस यूज़ कर रहे हैं, यानी बहुत कम इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपके लेफ्ट हैंड के जो मसल्स है वो कमज़ोर है एज कंपेयर टू राइट हैंड, और वो बहुत ज़्यादा हैवी जो चीज़ें हैं वो उठा नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए उसी एक शख्स का, उसी एक पर्सन को, उसी एक बंदे का जिसका राइट हैंड बड़ा मजबूत है ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा कमज़ोर है कम इस्तेमाल करने की वजह से, तो अगर उस पर्सन का, उस शख्स का ऑफस्प्रिंग होता है, बच्चा अगर हो जाता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा जो है पैदा होते ही उसका राइट हैंड बड़ा स्ट्रांग होगा, लेफ्ट हैंड बड़ा यानी कमज़ोर होगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा। अगर वो बच्चा अपनी लाइफ में लेफ्ट हैंड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग होगा। राइट हैंड अगर इस्तेमाल ना करने लगे वो तो कम, तो यानी स्ट्रांग होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने ऑर्गन्स को कितना इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं है, यानी सोमेटिक वेरिएशंस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर है वो डायरेक्टली आपके ऑफस्प्रिंग में आ जाए, है ना। वो डिपेंड करता है कि वो खुद इंडिविजुअल किस तरीके की एक्टिविटीज में इंडल्ज रहता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर, या आप कह सकते हैं कोई एथलीट है, यानी बहुत अच्छे डोले शोले वाला एक पेरेंट है। मान लीजिए उसके बाइसेप ट्राइसेप बहुत अच्छे से मसल्स निकले हुए हैं बॉडी पे। तो अब क्या होगा, उस शख्स का अगर बच्चा होता है या उसका प्रोजिनी होता है, तो क्या ऐसा होता है कि वो बच्चा पैदा होते ही उसके पेरेंट के जैसा ही डोले शोले बाइसेप ट्राइसेप्स उसके पहले से ही निकले हों, मसल्स बहुत अच्छे से बने हो? नहीं, वो डिपेंड करता है, वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने पर या टीन एज में आने पर वो जिम करता होगा, अच्छे यानी यानी एक्टिविटीज़, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो करते होंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पेरेंट ने अपने ऑर्गन्स को यूज़ किया तभी वो अपने मसल्स को बना पाया। तो पेरेंट्स के काम की वजह से, यूज अपने ऑर्गन्स को यूज करने की वजह से उसके बॉडी के अंदर इस तरीके के चेंजेस, वेरिएशंस आ गए। लेकिन वो वेरिएशंस डायरेक्टली आपके बच्चों में ट्रांसफर या इनहेरिट नहीं हो रहा है। अगर पेरेंट के जैसा डोले शोले या मसल्स बनाने हैं तो उस बच्चे को भी अपने ऑर्गन को यूज करना पड़ेगा। डिसयूज अगर किए तो वो डेवलप नहीं होगा। तो ये ट्रांसफर होने वाली चीज नहीं है, सोमेटिक जो वेरिएशन है या सोमेटिक जो चेंजेस है। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए आपने एक लाइन को मान लीजिए आपके पास दो लाइन लाइन है, आपके पास दो शेर हैं आपके पास। एक शेर को आपने रखा है जू में, ठीक है, एक को आपने किस में रखा है, जू में रखा है।
और एक जो है आपका फॉरेस्ट या जंगल में है। अब इतना तो सबको मालूम है, जू के अंदर, इतना तो सबको पता है, जू के अंदर किसी भी एनिमल को बहुत ज़्यादा घूमने के, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जगह नहीं होते, बहुत ही लिमिटेड एरिया होते हैं। लेकिन जंगल या फॉरेस्ट की अगर आप बात करेंगे, नेचुरल उनके हैबिटेट की, ये नेचुरल हैबिटेट हो गया, ठीक है, ये उनका आर्टिफिशियल हैबिटेट हो गया। तो आर्टिफिशियल हैबिटेट में उतना जगह नहीं होता है उनको इधर उधर उछल कूद करने की। तो जब ज़्यादा इधर उधर दौड़ेंगे नहीं, उछल कूद नहीं करेंगे, तो उनका बॉडी भी उतना ज़्यादा, यानी अपने ऑर्गन्स को वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, जू के अंदर क्या होता है, खाना जो है हम प्रोवाइड करते हैं, इंसान उनको खाना दे देता है उन एनिमल्स को, ठीक है। तो इसलिए उसको खाने के लिए भी अपने बॉडी ऑर्गन्स को ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं पड़ रहा है उसके तलाश में, ठीक है। लेकिन जो फॉरेस्ट या जंगल में जो आपके लाइन प्रेजेंट होंगे, उनके लिए तो बड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है, बहुत बड़ा एरिया, जहाँ भी जाओ, भागो कूदो घूमो, खुद अपने खाने के लिए खुद स्ट्रगल करो। तो उस वजह से क्या होता है, अपना बॉडी का ऑर्गन जो है वो ज़्यादा यानी इस्तेमाल करता है फूड कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है वो अपनी जगह रहता है, वो आसानी से उनको यानी मिल जाते हैं। तो इसलिए जू और फॉरेस्ट के अंदर, या जू और जंगल के अंदर, दो शेर के अंदर कंपैरिजन करेंगे, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग जो मसल्स प्रेजेंट होगी या स्ट्रांग जो होगा बॉडी, वो फॉरेस्ट या जंगल वाले लाइन का होगा, ठीक है। इसका मतलब सोमेटिक चेंजेस है बॉडी के मसल्स की अगर आप बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए उस शेर का या उस लाइन का कोई बच्चा हुआ जो फॉरेस्ट में है, उस बच्चे को लेकर आप जू के अंदर रखेंगे, तो जाहिर सी बात है जू के अंदर जब उसको रखेंगे, फिर से वही कंडीशन उसको मिला, बनी बनाई कंडीशंस मिला, तो उसके जो मसल जो है उतना डेवलप नहीं होंगे, बहुत आसानी से वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएंगे। अब जू के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ उसको ले जाके अगर आपने फॉरेस्ट में रखा, तो वहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिला, तो उसके मसल्स और भी बहुत ज़्यादा काम करने लगेंगे, तो और भी स्ट्रांग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है कि आप अपने ऑर्गन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ये हो गया चीज़, ठीक है। तो ये कभी भी यानी ये भी सोमेटिक चेंज हैं, इस इंसान के अपने ऑर्गन्स को इस्तेमाल करने ना करने की वजह से ये सोमेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं, वो कभी भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता है। बल्कि अगर ये कैरेक्टर्स चेंजेस हो रहे हैं, तो किसकी वजह से, आप अपने ऑर्गन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, इसी की बेसिस पे वो चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा था, थर्ड वन वॉज कॉन्शियस एफर्ट्स। कॉन्शियस एफर्ट्स, कुछ चेंज जो है हम खुद जानबूझकर यानी जानते हुए हम अपने बॉडी के अंदर सोमेटिक चेंजेस लाते हैं। क्या क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। सिर्फ इंसानों में नहीं, एनिमल्स में आप ले आते हैं, हाउस प्लांट्स, हाउस के अंदर जो आप यानी गमलों के अंदर जो प्लांट्स रखते हैं, उनके अंदर इस तरीके के सोमेटिक चेंजेस आप ले आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है कॉन्शियस एफर्ट्स का, कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन का मतलब होता है टेस्टिस रिमूवल। टेस्टिस को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैस्ट्रेशन। अब देखो, कैस्ट्रेशन यानी टेस्टिस जो है वो क्या है, आपका सोमेटिक ऑर्गन है। क्या है वो, सोमेटिक ऑर्गन है, वो इंसान खुद करता है ना। मान लीजिए देखो, क्या कहते हैं, हमारे जो आ, जो हमारे जो मेल बकरियां जो होते हैं, ठीक है, या मान लीजिए कोई भी मेल ऐसा होगा, उसके टेस्टिस को हमने रिमूव कर दिया, सारे टेस्टिस को, मान लीजिए एक टेस्टिस को आपने रिमूव कर दिया। अब इस बंदे को जिसका टेस्टिस रिमूव कर लिया हमने, इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन से जो बच्चा पैदा हो गया, तो वो जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे के अंदर ऐसा नहीं होगी कि उसके बाप की तरह टेस्टिस जो है नहीं होगा, या एक टेस्टिस प्रेजेंट होगा दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैस्ट्रेशन का एग्जाम्पल। तो मान लीजिए हमने हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन का मतलब होता है, याद रखना,
ऑर्गन्स, बॉडी से ऑर्गन्स को कट करना, बॉडी से ऑर्गन्स को कट करना। मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसका हाथ कटा हुआ है, या म्यूटिलेटेड आर्म आप कह सकते हैं, म्यूटिलेटेड आर्म, किसी का हाथ कटा हुआ है। अगर उस बंदे ने रिप्रोडक्शन किया, जिस बंदे का हाथ कटा हुआ है, तो क्या उसका बच्चा भी कटा हुआ हाथ लेकर आ जाता है? नहीं। तो ये जो सोमेटिक हाथ में जो सोमेटिक सेल्स है उनके अंदर जो चेंज हो, वो उसके पैर यानी ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन जो वीमेंस होते हैं, या इसी म्यूटिलेशन में एक और एग्जाम्पल है। मान लीजिए किसी बकरी का हमने, यानी वो एक दूसरे को मारते रहा तो उनके सींग को हमने काट लिया, इसको भी म्यूटिलेशन कहते हैं, ठीक है। सींग काट लिया, तो क्या रिप्रोडक्शन के बाद उस बकरी का जो बेबी, जो आपका बच्चा पैदा होगा, बेबी बकरी जो पैदा होगा, गोट पैदा होगा, तो क्या वो ऐसा पैदा होगा कि बिना सींग के हो गया? बिल्कुल नहीं, सींग उसमें आ जाएगा, आ सकता है, क्योंकि ये सोमेटिक चेंजेस है, ये कभी ट्रांसफर नहीं होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इसी तरीके से हमारे पास एक और बेस्ट एग्जांपल है, इंडियन जो वीमेंस है, यानी हिंदुस्तानी जो औरतें होते हैं, उनमें बहुत बड़ा एक यानी ये पहले से चलते आ रहा है एक क्या कहते हैं कैरेक्टर है, कि वो अपने बॉडी पे ऑर्नामेंट्स, जवाहर जो जेवरात जो है वो सारा वो क्या करते हैं, पहन लेते हैं। तो एक और उनमें एक यानी बहुत बड़ा कैरेक्टर इंडियन वीमेंस में क्या होता है, वो अपने ईयर्स और नाक को छेद करके उनमें ऑर्नामेंट्स जो है यानी चीज़ें जो है वो पहनता है, बोट पिन्नी जिनको हम कहते हैं, बोट पिन्नी एंड नोज, नाक को, कान को ये जो सुराख करते हैं, छेद करते हैं, ठीक है, वो हिंदुस्तानी औरतों में ज्यादातर आपको दिखाई देगा। अब मान लीजिए एक औरत ने अपने कान और नाक जो है उनमें छेद किया हुआ, होल किया हुआ है, वही जेवरात डालने के लिए, ऑर्नामेंट्स डालने के लिए। उस औरत का कोई चाइल्ड या कोई बच्चे ने जन्म लिया, तो उस बच्चे के अंदर क्या आप देखते हो कि उसका नाक और कान भी छिदा हुआ है? यानी माँ के कान और नाक जो है उनमें छेद तो होता ही है। तो उस माँ को अगर कोई बच्चा होता है, क्या उनके बच्चों के नाक और कान में भी छेद प्रेजेंट होते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं, उनमें कोई भी छेद प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि नाक के अंदर सोमेटिक सेल्स है, कान के अंदर सोमेटिक सेल्स है। तो सोमेटिक सेल्स के अंदर हमने अपने होश और हवास में कॉन्शियस एफर्ट के बेसिस पे हमने अपने नाक और कान में औरतों ने क्या किया, सुराख कर दिया, और वो कभी भी अपने उनके बच्चों में इनहेरिट नहीं होता है, नो इनहेरिटेंस, कोई भी इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो दीज वर सम ऑफ द एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक बाप है जिसके अच्छे खासे मूछे हैं, ठीक है, यानी अब उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, बच्चा हुआ, तो क्या बच्चा पैदा होते ही उसके मूछे बिल्कुल बड़े बड़े मूछे निकला? नहीं। मान लीजिए एक बाप ने अपने हेयर स्टाइल को बड़ा अच्छा खासा हेयर स्टाइल बना के यानी रखा हुआ है, तो जब रिप्रोडक्शन के दौरान जब वो बच्चा पैदा होता है, तो क्या बच्चे पहले से ही अच्छे खासे हेयर स्टाइल के साथ आते हैं? नहीं। मान लीजिए एक आप कह सकते हैं क्या कहेंगे, एक पेरेंट है जो राइट हैंडर है, हाँ, यानी राइट हैंड ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो, तो क्या उसका बच्चा जब होता है तो क्या वो भी राइट हैंडेड होता है? नहीं। तो ये सारे सोमेटिक चेंजेस है जो कभी भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता नहीं है। तो दिस वर सम ऑफ दी सोमेटिक चेंजेस और सोमेटिक वेरिएशंस जिसको हमें वेरिएशन में पढ़ना था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।